जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण है, इसमें आपका स्वागत है। आज हम बिहारी पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। आप एक कैसे सिद्ध करेंगे? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम रहा हो हिंदी साहित्य संबंधित, तो उसमें पूछा गया है कि बिहारी को रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि क्यों कहा जाता है। इसकी समीक्षा कीजिए। कौन से ऐसे बिंदु हैं, कौन सी ऐसी कसौटियां हैं जिनके आधार पर आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। उसमें अगर हम इसकी शुरुआत करें भक्ति काल से तो थोड़ा अच्छे समझ में आएगा। भक्ति काल में हम देखते हैं कि कवि जो थे ईश्वर की आराधना करते थे। उनकी आराधना क्रम में जो साहित्य रचा गया, जो काव्य रचा गया, जो दोहे रचे गए, वो भक्ति काव्य भक्ति काव्य के दोहे बने। और वहाँ पर भक्त रूप प्रमुख था और कवि रूप गौड़ था। यानी भक्त करने में जो चीज़ें बाय प्रोडक्ट के रूप में आई वो आपका साहित्य हो गया, लेकिन वो स्वर्ण युग था। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोहे तो रचे गए, भक्ति के भी दोहे रचे गए, लेकिन यहाँ पर भक्त रूप गौड़ हो गया और जो कवि रूप था वो प्रमुख हो गया। और उसके जो भगवान हुए वो सामंत, जो बड़े बड़े सामंत थे, उनके लिए लिखे गए। उनके लिए लिखे गए का मतलब यह है कि उनको टाइम कम होता था, तो उनको शास्त्र की या और सब चीज़ की जानकारी कम थी। तो ऐसे में उनको छोटे छोटे दोहों में, मुक्तकों में उनको समझाने के लिए छोटे छोटे दोहे रचे गए, जिससे उनकी समझ, उनके पास समय तो होता नहीं था, तो वो बस थोड़े से थोड़े में समझ जाए। तो ये मुक्तकों का युग है। मुक्तक का यानी पूरा प्रबंध काव्य नहीं लिखना है, ये मुक्तक का युग इसलिए हुआ। तो अगर हम इसके कसौटियों के रूप में देखें तो किन कसौटियों के आधार पर इनको कहा जा सकता है, किन बिंदुओं के आधार पर, तो पहला देखें इसमें गागर में सागर। गागर में सागर भक्ति रीतिकाल में चूंकि मुक्तक थे और किसने अपने दोहे में अधिकतम चीज़ें भरी हैं, ये इससे निर्धारित होता हो कितने सटीकता से, कितने सुव्यवस्थित ढंग से भरी हैं, ये निर्धारित करता है कि वो कवि, रीतिकाल के कवि कैसे हैं। दूसरा, चूँकि यहाँ पर सामंतों को खुश करने के लिए किया था, तो सामंत जो है उसमें भोग विलास का युग था, तो श्रृंगार ही श्रृंगार की प्रधानता थी। तो देखेंगे बिहारी काव्य में श्रृंगारिकता कितनी है। श्रृंगार ही श्रृंगार। तीसरा अगर हम देखें तो इस समय जो है भक्ति का जो रूप था किस रूप में था और बिहारी ने उसको कहाँ तक पालन किया है, तो भक्ति परक दोहे। इसके अलावा एक बिंदु पर और हम चर्चा करेंगे कि इसमें नीति, यानी इस समय नीति परक दोहे भी लिखे गए और उसका समाज के लिए, तत्कालीन राजा के लिए कितना प्रभावशाली वो हुआ और कितने उदात्त ढंग से लिखा गया, ये भी है। तो नीति परक दोहे, इन्हीं कसौटियों के आधार पर हम कसेंगे कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं कि नहीं हैं। सबसे पहले आते हैं गागर में सागर। गागर में सागर, गागर में सागर हमने बताया कि यहाँ पर न कवि के पास समय था और न सुनने वाले के पास समय था, और ऐसे में अपने कम अभिव्यक्ति में, छोटे छोटे दोहों में, मुक्तकों में उनको अपनी सारी बात कहनी थी। और इसको जितनी सटीकता से बिहारी ने लिखा है या कहा है, उतना शायद ही कोई कभी कह पाया है। ग्रियर्सन ने सीधा सीधा कहा कि बिहारी जितना कम लिख करके पूरे यूरोप के कवियों के समकक्ष आ गए, जितना फेमस हुए, उतना कोई कवि आज तक नहीं हुआ है। तो यहाँ भी वही स्थिति है। गागर में सागर वाली अगर बात की जाए तो एक उनका बहुत फेमस दोहा है, सब लोग जानते हैं, कहत नटत रीझत खिझत। कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात, ठीक। भरे भवन में करत हैं, भरे
भवन में करत हैं नयनन ही सो बात, नयनन नन ही सो बात। अब यहाँ गागर में सागर देख लीजिए, जो नायक और नायिका हैं वो कहाँ हैं, किसी घर, किसी बड़े कमरे में है, एक कोने पर दूसरा कोने पर है। तो ऐसे में वो इशारों में बात करते हैं। वो कैसे करते हैं देख लीजिए, कहत नटत रीझत खिझत, यानी सारा कुछ उनका होता है, बोल भी रहे हैं, बता भी रहे हैं, और उसमें स्वांग भी कर रहे हैं। रीझत मतलब स्वांग करने का मतलब ये है कि अपने एटीट्यूड दिखा रहे हैं। लड़का अगर कुछ बोल रहा है तो लड़की अपना एटीट्यूड दिखा रही है, होता है ये। तो रीझत यानी उसमें रीझ भी रहे हैं, मतलब आत्ममुग्ध हो रहे हैं, मुग्ध हो रहे हैं। खिझत उस रसिया भी रहे, नाराज भी हो जा रहे हैं। मिलत मिल भी रहे हैं और उनके चेहरे खिल भी रहे हैं, और लाज, नायिका लाज से शर्म से दोहरी भी हो रही है, मानी एक ही लाइन में। भरे भवन में करत हैं नयनन ही सो बात। अभी भवन कैसा है, इसमें ढेर सारे लोग हैं, तो ऐसे में सीधे तो बात कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कैसे कर रहे हैं, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। ये आँखों में सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना सटीक दोहा आज तक शायद कोई लिखा हो। गागर में सागर भरने वाली जो बात है बिहारी की, इस दोहे से अच्छा कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता है। दूसरे बिंदु पर आते हैं, श्रृंगार है श्रृंगार। हम जानते हैं कि जो रीतिकाल है, रीतिकाल में श्रृंगारिकता प्रमुख है। भोग विलास प्रमुख था, तो उनको रिझाने के लिए कवियों का भी वही रूप था, श्रृंगारिकता अपने चरम पर थी, और इस चरम बिंदु को बिहारी ने भी बहुत ही सटीकता से अपने साहित्य में उकेरा है। जैसे दूसरे बिंदु को अगर रूप में देखें तो उन्होंने सीधा एक दोहा, एक नायिका है जो अपने घर में रहती है, और उसके घर के आसपास बिहारी ने ऐसा चित्र खींचा है कि कभी मंत्रमुग्ध, जो श्रोता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जैसे पत्रा ही तिथ पाइये, पत्रा ही तिथि, अभी इसका अर्थ बताएंगे, समझ में आएगा। पाइये वा घर के चौपास, पत्रा ही तिथ पाइये वा घर के चौपास, नित्य प्रति पुण्येऊ रहे, नित्य प्रति पुण्येऊ रहे, आतप ओप उजास। यहाँ समझ में आया होगा आपके, पत्रा ही तिथि पाई, यानी जहाँ वो नायिका रहती है वहाँ पर तिथि का पता नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता है पता? क्योंकि वहाँ हमेशा उजाला छाया रहता है। जैसे चांदनी का उजाला जो होता है, तो चांदनी निकलती है तो क्या होता है, उजाला हो जाता है, तो हमें लगता है कि आज पूर्णिमा है, चाँद पूरा निकला। लेकिन वहाँ पर तो हमेशा उजाला रहता है। क्यों रहता है कि वो इतनी गोरी है, उसके बदन से जो तेज निकलता है, जो गोरापन है, उससे जो निकलती है, रोशनी निकलती है, उसकी वजह से वहाँ चारों तरफ हमेशा उजाला रहता है। तो इसलिए पत्रा ही तिथि पाइये, यानी जो पोथी पत्रा होता है उसके द्वारा पलट करके ही पता कर सकते कि वहाँ आज तिथि कौन से है। वाह घर के चौपास, उसके आसपास, वहाँ पर नित्य प्रति पुण्येऊ रहे, यानी वहाँ पर हमेशा पूर्णिमासी ही रहती है, क्योंकि हमेशा उजाला रहता है, चाहे अंधेरा पक्ष हो चाहे उजाला पक्ष हो। आतप ओप उजास, आतप है, आतप ओप उजास, तो वहाँ पर हमेशा चमकता रहता है, उजाला रहता है, इस तरह से। तो इससे कह सकते हैं इतना बड़ा श्रृंगार का अतिशयोक्ति जो है कहीं मिल ही नहीं सकता है। अगले बिंदु हम देखें, जो नीतिपरक दोहे, नीतिपरक दोहों की बात करें, अगर भक्तिवाद में करते हैं, चौथा करें, नीति परक दोहे। अब नीति परक दोहे की क्या ज़रूरत पड़ गई? जब इतना श्रृंगारिकता है, नायक नायिका है, तो नीति की क्या ज़रूरत हो गई? तो वहाँ पर बिहारी इसमें भी पीछे नहीं है। जब राजा जय सिंह
एक नायिका के चक्कर में, एक राजकुमारी के चक्कर में सब कुछ राजपाट भूल जाते हैं, तब देखते हैं चारों तरफ से, इस समय चारों तरफ से छोटे छोटे राज्य थे, सब एक दूसरे पर आक्रमण करते थे। तो राज्य को खतरे में भांप करके बिहारी ने उनको चेताया था, और उसके लिए उन्होंने ये दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल, आगे कौन हवाल। अब यहाँ देखिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, मतलब ये समय जो है भोग विलास का नहीं है, वो सीधा सीधा कह रहा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। जिसके कोई विकास होने की संभावना के चारों तरफ प्रतिद्वंदी हैं, दुश्मन हैं, राज्य में अव्यवस्था फैली हुई है। अली कली ही सो बध्यो, ऐसे समय में भी अली कली ही सो बध्यो, मतलब जो भंवरा था, भंवरा कहाँ हो गया, कली में बंद हो गया है। तो ऐसे में आगे क्या होगा, राज्य का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा, जनता का क्या होगा, प्रजा क्या होगा। उन्होंने राजा को सुनाया था, तो उनके चैतन्यता आई और वो जो है इससे निकल पाए, बाहर निकल पाए। तो नीति परक दोहों में भी इनकी कमाल की पकड़ थी। अब एक और आता भक्ति परक दोहे। तो क्या, जैसे हमने बताया शुरुआत में ही कि भक्ति काल में भक्ति प्रमुख था और कवि रूप गौड़ था, लेकिन अब क्या हो गया, कवि रूप प्रमुख हो गया, भक्ति रूप गौड़ हो गया। लेकिन गौड़ के रूप में भी जो बिहारी सत से लिखी गई है शुरुआती दोहा क्या है, ध्यान करिए, बहुत फेमस दोहा है। तीसरे बिंद को रूप में देखें, मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होए। इतना सारगर्भित दोहा शायद ही हिंदी साहित्य में ढूंढने पर मिले या किसी साहित्य में ढूंढने पर मिले। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़त, जा तन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होए, श्याम हरित दुति होए। तो इससे बिहारी सतसई जो लिखी गई है उसकी शुरुआती दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पड़त श्याम हरित दुति होए। तो भक्ति हम देख रहे हैं कि, और इन सब के क्रम में आपने इनमें भाषा देखिए, जो उत्कृष्ट भाषा इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, सभी कवियों के लिए एक आदर्श स्थिति थी। और इसी वजह से जो ब्रज भाषा थी वो रीति काल में अपने चरम पर, अपने शीर्ष पर पहुंचती है। और आधुनिक काल में भी आके भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे जो साहित्यकार हैं, पुनर्जागरण के, हिंदी साहित्य के पुनर्जागरण के पुरोधा, वो सीधे कहते हैं कि मैंने खड़ी बोली में काव्य लिखने का बहुत प्रयास किया सॉरी, लेकिन मेरे चित्तानुसार नहीं बनी। यानी वो गद्य तो ब्रज भाषा, गद्य तो खड़ी बोली में लिखते थे, लेकिन पद्य उनका ब्रज भाषा में होता था। हा हा भारत दुर्दशान देखी जाए, रोवो सब मिलके आवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशान देखी जाए। इसमें मतलब जितने भी काव्य उन्होंने काव्य के रूप में जो भी प्रयोग किया तो ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया है। और उन्होंने सीधा सीधा कह भी दिया है कि मेरे चित्तानुसार खड़ी बोली में काव्य नहीं बना। तो ब्रज भाषा को इस स्तर पर बिहारी और उनके जैसे अन्य कवियों ने, रीतिकाल के कवियों ने पहुंचा दिया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इस नीति, इस कसौटी पर अगर हम देखें और परखने की कोशिश करें, कसने का प्रयास करें, तो बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि स्पष्ट रूप से हो जाते हैं। और यूरोप के कई कवियों ने कहा है कि बिहारी जितना कम लिख करके जितना फेमस हुए, और उनकी एक वही बिहारी सतसई ने उनको
कहाँ पहुंचा दिया, यूरोप के कवियों के बराबर पहुंचा दिया। तो अब ये अतिशयोक्त कहने में अतिशयोक्त नहीं है कि बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो हिंदी के इस तरह बेहतरीन क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।